खालिस्तान मूवमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है क्योंकि अमृतपाल सिंह के वजह से काफी ज्यादा ये चीजें न्यूज में हैं। कौन है अमृतपाल सिंह, क्या हुआ था, क्या हुआ था अजनाला पुलिस स्टेशन में, क्या घटना घटी थी जिसके बाद ये पूरा का पूरा चीजें न्यूज में आई। तो पहले तो हम कंटेक्स्ट समझेंगे, फिर हम खालिस्तान मूवमेंट का इतिहास भी समझेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं आएगा कि अभी क्या हुआ है, इस पे भी बन सकता है, साथ ही साथ आपका पास्ट में भी क्या मूवमेंट के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, Feb 23 की बात है। कब की बात है? Feb 23 की। 100 ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अमृतपाल सिंह, जो कि एक रेडिकल प्रीचर एंड प्रो खालिस्तान लीडर हैं, इन्होंने वायलेंटली कह सकते हो क्लैश किया अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर। काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने डिमांड करी, क्या इनके एक फॉलोअर या फिर आप इनके फ्रेंड कह सकते हो, इनको पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके रख रखा हुआ था, तो वो कहा गया कि इनको रिहा करो। फिर बाद में क्या हुआ कि पुलिस ने जो है ना कोर्ट से उनकी रिहाई की फरमान मांगते हुए उस पर्टिकुलर इंसान को रिहा भी कर दिया। इसके अलावा आपने अमृतपाल सिंह जी के भी काफी सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे जिसमें काफी ज्यादा ये प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं। कौन है अमृतपाल सिंह जी, क्या है ये पूरी कहानी, इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा खालिस्तान मूवमेंट का जो इतिहास रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए खालिस्तान मूवमेंट कहां से ये चीज आती है, क्या है ये पूरी बात। देखो जब जिन्ना थे ना तो उनका ये कहना था कि भाई दो कंट्रीज होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, यही था ना। लेकिन हमारी जो देश की कांग्रेस थी उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, भारत जो है ना वो सिर्फ एक रिलीजन का देश नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, सिखों का भी है, मुस्लिम्स का भी है, और हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन का नहीं बनाएंगे। लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान को एज इस्लामिक कंट्री की तरह आगे लेके गए। उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद ये हुआ कि जब खालिस्तान मूवमेंट हुआ, जब ये दोनों देश का पार्टीशन हुआ, तो आपने देखा कि पंजाब जो है ना उसके दो भाग हो गए, एक पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में आ गया। इससे सिर्फ यही चीज नहीं हुई, जैसे कि आपने देखा डेरा बाबा गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा साहिब जो है, ठीक है, हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमने पढ़ा था, वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान साइड में चला गया। ऐसे ही बहुत सारी रिलीजियस इंपॉर्टेंट चीजें सिख कम्युनिटी की पाकिस्तान साइड में चली गई, काफी सारे इनके रिलेटिव्स पाकिस्तान साइड में चले गए। तो उस समय एक फ्रैक्शन जो था सिख कम्युनिटी का, उनका ये डिमांड हुआ कि भाई एक नया देश बनाओ, खालिस्तान। देखो सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी कि जब आधा पंजाब जब पाकिस्तान में गया तो वहां पे जितने भी हिंदू या सिख थे मोस्टली वो इंडिया में आ गए, और जो इंडिया वाले साइड के पंजाब में जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए। तो ये सभी का उस फ्रैक्शन में से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन था जो डिमांड करता था कि खालिस्तान बनना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको अगर हम फैक्ट बेसिस पे देखें कि क्या है कहानी, क्या है सिचुएशन, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1955 तक एक डिमांड हो रही थी कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग राज्य बना दिया जाए और उसमें जो है पूरा का पूरा जो सिख कम्युनिटी है उनको एक अलग प्रॉपर स्टेट का दर्जा मिल जाए। लेकिन 1955 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे यहाँ पे नए राज्य बनाने को मना कर दिया गया। 1966 में दो डिवीजन होता है, पंजाब एंड हरियाणा, जिनकी कैपिटल चंडीगढ़ कॉमन कर दी जाती है। इस पे भी बहुत डिस्प्यूट होता है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब कहता है, हरियाणा कहता है नहीं हमारी है, बाद में हिमाचल प्रदेश भी बनता है आपका। अब उस समय ना देखिए पंजाब में ना अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी वहां के लोगों के बीच में। ये लोग डायरेक्टली खालिस्तान का डिमांड नहीं करते थे, बट हाँ ये सिख कम्युनिटी के लिए अलग अलग टाइम पे आवाज उठाते थे। फिर देखिए क्या हुआ, फिर हुआ ये कि थोड़ा सा और जान लेते हैं पहले, फिर आएंगे आगे। तो देखिए लाहौर जो कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी की थी, जो कि ग्रेट सिख एम्पायर था, वो पाकिस्तान में चला गया था। इसी तरीके से नानक साहिब जो था, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, वो भी पाकिस्तान साइड में चला गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, वही यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई है कि भाई पाकिस्तान में चली गई थी, इसीलिए सिख कम्युनिटी जो है एक अलग स्टेट का डिमांड कर रही थी। फिर देखिए हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया कि अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय जो पंजाब में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, सिख कम्युनिटी के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थी। तो इन लोगों की एक मीट होती है जिसको आनंदपुर साहिब में मीट होती है, जिसको आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है।
इसमें ये लोग डिमांड ये रखते हैं कि चंडीगढ़ इनको मिल जाए, दूसरा कि जम्मू एंड कश्मीर टाइप का सिचुएशन पंजाब में कर दिया जाए, मतलब फॉरेन अफेयर्स जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देखे, बाकी स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी जाए, वो अपनी चीजें ले सके, अपने फैसले ले सके, और इस तरीके की बहुत सारी डिमांड आई थी। अब खालिस्तान की कोई डायरेक्ट यहाँ पे डिमांड नहीं थी, बट हाँ थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि ऑटोनॉमी की बात करी गई थी, जैसा उस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा था वैसा ही पंजाब में चलाने की डिमांड मांगी जा रही थी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं थी खालिस्तान की यहाँ तक। लेकिन फिर देखो क्या हुआ 1978 के अंदर। पहले तो देखो ये निरंकारी सेक्ट क्या होता है सिख कम्युनिटी के अंदर। एक ना फ्रैक्शन है सिख कम्युनिटी के अंदर जिसको निरंकारी सेक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये लोग ना अभी भी गुरुओं को मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब सिख कम्युनिटी के अंदर जो 10th गुरु थे उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को फाइनल गुरु का दर्जा देते हुए आगे फॉलोअर्स, आगे गुरु का सिस्टम जो है खत्म हो गया था, लेकिन ये लोग अभी भी गुरुओं को मानते हैं। तो इसको ना सिख कम्युनिटी में कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरवाला जी की। ये जो है ना वो इस कम्युनिटी के अगेंस्ट में काफी कुछ बोल देते हैं। 1978 में एक मीट हो रही होती है निरंकारी सेक्ट की, वहां पे काफी भड़काऊ भाषण दे देते हैं, और उसके बाद ना दोनों फ्रैक्शंस के बीच में एक बहुत मैसिव लेवल पे वायलेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहां से ना भिंडरवाला जी की शुरुआत होती है। पहले देखो जब भिंडरवाला जी नए नए सामने आए थे तो ये डायरेक्टली खालिस्तान की डिमांड नहीं करते थे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली काफी बार जैसे इनसे पूछा जाता था कि कुछ इस तरीके की बातें, तो उसमें इनडायरेक्टली ये रेफर करते थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इनके जो एक्शन थे वो इनडायरेक्टली खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, बट डायरेक्टली इन्होंने कभी नहीं मांगा। फिर देखो क्या हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, इनके डिमांड आने लग गए कि पंजाब को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाए, और इस तरीके की चीजें। साइड में जो प्रो खालिस्तान विचारधारा थी वो भी इनकी दिखने लगी। तो फिर धीरे धीरे पंजाब के अंदर ना वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक लाला जगत राय करके जर्नलिस्ट थे जो इनको काफी क्रिटिसाइज करते थे, उनका मर्डर हो गया। 1980 के अंदर पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बस के अंदर ये ढूंढा गया कि कितने लोग हिंदू हैं और उनको मार दिया गया सिख कम्युनिटी को छोड़ के। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो है ना आपको पंजाब में देखने को मिले। अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखो आप ये कह रहे होगे कि सर ये सब जब हो रहा था तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट देखो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी कोई कदम नहीं उठा रही थी कि भाई वोट बैंक एंड ऑल। दूसरा ये भी था कि बहुत सारे लोगों की सिंपैथी भी थी जो उस समय पंजाब पुलिस में थे या पंजाब सरकार के अंदर थे, सिंपैथाइजर्स थे इनके मोटिव के, तो इसीलिए इन पे ज्यादा कोई कड़क डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। अकल तख्त जो है आपको पता है कि कितना होली प्लेस है ये, वहां को जो भिंडरवाला जी हैं इन्होंने जो है ना वो सेंटर बना दिया, और सेंटर बना के वहां से ये सारे कदम उठाने लगे। अकल तख्त आपको पता है कितना होली प्लेस है फॉर सिख कम्युनिटी, तो वहां से सारी चीजें होने लगी। अब एक बार ना इनकी अरेस्ट की भी डिमांड हुई थी, सरकार ने कहा कि आप अरेस्ट हो जाओ। तब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं अरेस्ट होऊंगा, भिंडरवाला ने। पर इन्होंने अरेस्ट की कुछ शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी कि पहली शर्त ये कि मुझे जो अरेस्ट करने आएगा वो सिख कम्युनिटी का इंसान होगा, उसकी भी बियर्ड होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि मैं जब चाहूंगा अपने हिसाब से अरेस्ट होऊंगा। तो पंजाब सरकार ने ये शर्त मान ली। आज भी काफी सारे लोग इस फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपने इस शर्त को मान के उनको वैसे भी अपर हैंड दे दिया। अब हुआ क्या, जब ये अरेस्ट होके बाहर आए ना तो लोगों के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर हुआ ये कि इन्होंने भिंडरवाला ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। किसके साथ मिलके? अकाली दल के साथ, जो पहले इतना डायरेक्टली इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट अब उनकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ प्रो खालिस्तान विचारधारा सामने आने लगी है। तो यहां पे फिर इनके द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसको धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन जो है ना पंजाब के अंदर वो और खराब होने लगी। 1984 के अंदर बहुत सारे आपने देखा वहां पे कि हिंदू लोगों को मारा जाने लगा, वायलेंस होने लगा हिंदूज के अगेंस्ट में। एक इंसिडेंट है 1983 का जो बहुत शॉकिंग था। 1983 के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर माथा टेकने के लिए, और वो वापस वहां से नहीं आ पाते हैं। उनको मार के उनकी लाश को खुले में फेंक दिया जाता है, और उनकी लाश को कोई कलेक्ट करने के लिए भी नहीं जाता है, क्योंकि लोगों को अब उसके पीछे दो रीजन बताए जाते हैं कि जो बाकी पुलिस फोर्सेस थी उनको डर था कहीं हम भी ना मारे जाएं।
दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग उनके सिंपैथाइजर भी थे, तो ये चीज देखने को मिली। उनका नाम भी मैंने कहीं डाला है, मेरे को अभी नाम याद आ नहीं रहा है, AW रावत है आई थिंक, ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है, हाँ AS रावत है शायद, AS रावत नाम था उन IPS ऑफिसर का जिनके साथ एक घटना घटी थी। फिर ये जब सारी चीजें हुई ना, तब फाइनली फिर हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, तो उन्होंने ये बात को समझा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, वो इस मैटर को सॉल्व करने में अब सक्षम नहीं रह गए हैं, और इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी से डिमांड करी कि आप इस ऑपरेशन को कंडक्ट करिए और मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालिए। इसके बाद आता है क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया जाता है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार देखो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें देखो ना एक समस्या ये हो जाती है कि देखो जो मिलिटेंट्स थे ना, उनको गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे सिख कम्युनिटी जो खालिस्तान मूवमेंट से अपने आप को रिलेट नहीं करते थे, अब वो भी गुस्से में थे, क्योंकि एक बहुत ही रिलीजियसली इंपॉर्टेंट प्लेस है ये सिख कम्युनिटी का, और इसको काफी सारा नुकसान पहुंचा, तो सिख कम्युनिटी को अपने ऊपर बहुत बुरा लगा। ये गलती थी। गलती क्यों थी? क्योंकि उस समय हमारे देश में कोई इस तरीके की सेना नहीं थी जो कि इस तरीके के लिए ट्रेन करी जाए, जो ऐसी सिचुएशन में चीजों को टैकल करे। इसीलिए पता है आपको 1988 में फिर यही हुआ था, गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी लोग इकट्ठा हो गए थे, खालिस्तानी सपोर्टर्स लोग इकट्ठा हो गए थे, तब फिर आर्मी गई थी। तो 1988 में ना फिर NSG की स्थापना करी गई थी, इस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए स्पेशली NSG बनाई गई थी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, तो अब आप ये कहोगे कि सर हमारी आर्मी जो है वो पहुंच गई गोल्डन टेम्पल के पास, अब वहां पे बहुत आसानी से उन्होंने जो है चीजों को खत्म कर दिया होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय सरकार ने भी यही सोचा था कि आर्मी तो इन मिलिटेंट्स को जो कि अनट्रेन्ड है तुरंत खत्म कर देगी, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई? प्रॉब्लम हुई मेजर जनरल सावेक सिंह के द्वारा। ये कौन है? देखो मेजर जनरल सावेक सिंह ना इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। इन्होंने 1971 में जब इंडिया एंड बांग्लादेश वाला जब पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश पहले होता था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो सीन था जिसको बांग्लादेश हमने आज़ाद कराया था, तो वहां पे एक सेना थी मुक्ति मोर्चा, जो कि पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में लड़ाई करती थी। उस मुक्ति मोर्चा को इंडियन आर्मी ने ही ट्रेन किया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी, और उन मुक्ति मोर्चा को ट्रेन करने के लिए मेजर जनरल सावेक सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाए थे। अब क्या हुआ, ये मेजर जनरल सावेक सिंह ने ज्वाइन कर लिया किसे? इन मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल में। अब इन्होंने उनको ट्रेन किया कि कैसे कैसे आप चीजों को टैकल कर सकते हो, कहां पे राइफल तैनात होगी, कहां पे लोग खड़े होंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके वजह से जो ये मिलिटेंट्स थे इनके पास भी काफी ज्यादा स्मार्टली तरीका आ गया कि कैसे वो लोग जो हैं वो इंडियन आर्मी से लड़ सकते हैं, और उसका फायदा लेते हुए ये जो युद्ध, मतलब ये जो एक छोटा सा वायलेंस था बिटवीन, या फिर जो छोटा सा एक क्लैश था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मिलिटेंट, से काफी लंबा चल गया और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया, जिसकी वजह से काफी सारी सिख कम्युनिटी भी नुकसान इस पे आक्रोश व्यक्त कर रही थी। अक्टूबर 31, 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। बाद में ये भी देखा गया कि सिख नेशनलिस्ट बेस्ड इन कनाडा, उन्होंने एक एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा दिया था जिसमें कि 329 पीपल का देहांत हो गया था। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे ही चलती रही। उस समय बहुत ही ज्यादा क्लैशेस होने लगे सिख कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में देखने को मिली। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है खालिस्तान डिमांड को लेके। तो देखो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि जब यहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ और बहुत सारी चीजें हुई ना, तो उस समय जिन लोगों के मन में ये चीजें थी भी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स आए, इंडिया ने डेवलप किया, लोगों ने डेवलप किया, तो समय के साथ ये सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी है। आज की डेट में भारत के अंदर जो पंजाब है वहां के लोगों के मन में ये सब डिमांड नहीं है। ये डिमांड किसके अंदर है? मोस्टली जो बाहर के देशों में जाके लोग सिख कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उसमें से कुछ लोगों की, दूसरा किसी की जो पॉलिटिकल फायदे की चीजें हैं उन लोगों की, तब उन्हीं लोगों की ऐसी डिमांड रह गई हैं। लेकिन अभी ये रिसेंट में चीजें क्यों इतनी बढ़ गई हैं? अभी रिसेंट में चीजें इसलिए बढ़ गई हैं कि भाई ये जो इंसान है इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका अमृतपाल सिंह, 29 एज के हैं। देखो ये UAE से आए, इनको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और बहुत मतलब फैक्ट्स पे बात करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का क्या दिक्कत है,
तो अगर हम खालिस्तान की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? डेमोक्रेसी में अधिकार देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मतलब बहुत फैक्चुअल बात करने की कोशिश करते हैं। तो इनको ना लोग भिंडरवाला 2.0 के नाम से जान रहे हैं और इनकी फॉलोअर्स जो है ना धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से अभी क्या हुआ, अभी काफी सारे लोग पंजाब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी पुलिस ने घुटने टेक दिए इनके सामने, ये तो वही इंसिडेंट हो गया जब भिंडरवाला के सामने उस समय की सरकार ने घुटने टेक दिए थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ था सबने देखा था। तो इस तरीके का जो कदम है पुलिस के द्वारा कि भाई हथियार मतलब घुटने टेकते हुए उस बंदे को फाइनली रिहाई करवा दिया गया, ये कितना सही है कितना गलत है, यही क्रिटिसिज्म अभी काफी ज्यादा हमारे देश में अलग अलग फैक्शंस में अलग अलग बातों के साथ चल रहा है। तो ये पूरा ये मसला था, एंड आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई हो कि क्या है मामला, कैसे चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं।